रिजल्ट आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द पीएम मोदी मीट्स बिडेन अहेड ऑफ द क्वाड। एक सेकंड, जस्ट थोड़ा सा इसको सही करूं, मैं कुछ टेक्निकल इशू है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द बिडेन मीट विद द क्वाड समिट। व्हाट इज द क्वाड समिट? कहां पे समिट हो रहा है? दिस इज द समिट दैट इज हैपनिंग इनटू द विल्मिंगटन, डेलवेयर। ठीक है ना, विल्मिंगटन डेलवेयर में हो रहा है। एंड हियर वी आर डिस्कसिंग विद द हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर इन द फ्यूचर, कि कैसे फ्यूचर में हम क्वाड की एनर्जी सिक्योरिटी, जो ट्रेड ऑन द सी रूट है, उसकी कैसे हम करेंगे। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको याद रखना है कि एक हम क्वाड कैंसर मून शॉट प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं। क्वाड कैंसर मून शॉट प्रोजेक्ट, क्वाड कैंसर मून शॉट प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के द्वारा है कि जितना भी कैंसर से रिलेटेड डिजीज है इस एरिया में, क्वाड में क्या क्या, इंडो पैसिफिक के रीजन है, खासकर हम 4 कंट्रीज हैं और पास के जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उनको हम सपोर्ट करेंगे। स्क्रीनिंग, कैंसर में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है, आपकी स्क्रीनिंग ही नहीं हो पाती है। आफ्टर दैट वैक्सीन एंड द ट्रीटमेंट सपोर्टेड बाय द डोनेशन फ्रॉम द ऑल 4 क्वाड कंट्रीज। ठीक है, इसका मेन है कि ये जो बिडेन है उनका प्रोजेक्ट है, मतलब उनकी इनिशिएटिव पे हुआ था, क्योंकि उनके बच्चे का 2015 में कैंसर हो गया था और डेथ हो गया था। तो का हाँ, जो वहां के प्रेसिडेंट है यूएस के, उनके बेटे का डेथ हो गया था, तो उन्होंने इसको लेके, कैंसर प्रोजेक्ट को लेके, इन्होंने क्वाड नेशंस के आसपास जितनी भी रीजन है उनको सपोर्ट के लिए स्टार्ट किया है। क्लियर? जेक सुलिवन, हु इज दिस? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द यूएस। इंडिया के कौन है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? अजीत डोवाल। आप लोग, मतलब दिस इज सो कॉमन, ये तो बार बार आता है, ये तो छोटी छोटी चीज है। एंथोनी एल्बानीज कौन है? ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर। एंड फूमियो किसीदा, जापानीज प्राइम मिनिस्टर। ये छोटी छोटी चीज है, यू शुड जस्ट नो। क्वाड का मेन इशू क्या है? ये सब तो पीसेस का है, जो नाम है यूपीएससी का। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वाड, क्यों हम स्टार्ट करते हैं? नेशंस इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस किसको घेर रहे हैं? एक बार मैप देखिए, चाइना ही है चारों तरफ से, सामने जापान है, नीचे इंडिया है, और फर्दर इन द ईस्ट कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और उस तरफ फॉर द फॉर ईस्ट हु इज देयर? यूएस। यूएस ही है ना, दिमाग में पिक्चर बन रहा है। सामने पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन के तीनों कंट्रीज, और नीचे इंडियन ओशियन में इंडिया है। अब कभी भी अटैक होगा तो इधर से ही अटैक होगा ना, उधर से तो रास्ता है, आप जा नहीं सकते हैं, रास्ता तो ऑलरेडी उनका क्लोज है। बैक साइड में यूरोप है ही है सपोर्ट में, उसके बीच में मिडिल ईस्ट है, दैट इज द वेस्टर्न एशिया। तो क्वाड इज मेनली टू, अब हम ये कहते हैं कि हम जो चाहते हैं कि ऑन द सी रूट, जो सी पे ट्रेड है, दैट शुड बी द फ्री फ्रॉम द एनी कोअर्सन। फ्री फ्रॉम द एनी कोअर्सन का मतलब कोई भी कंट्री ये ना कहने लगे कि ये साउथ चाइना सी हमारा है या कोई भी सी हमारा है। जो सी है वो फ्री एंटिटी है ना, दैट कैन बी यूज फॉर बाय द एनी कंट्रीज। वहां पे अगर हम रूट बंद कर दें तो हाउ ट्रेड इज पॉसिबल? जितना भी एनर्जी का सोर्स है और एनी अदर सोर्स दैट इज पॉसिबल बाय द सी रूट एंड ओशियन रूट। तो यही ये कंट्रीज कह रहे हैं कि चाइना जो एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा है साउथ चाइना सी में, पूरा साउथ चाइना सी को ही वो कह रहा है कि मेरा है। ठीक है, तो उसी को लेके हम लोग बार बार कह रहे हैं। ओके, सो अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो कोस्ट गार्ड का एक्सरसाइज है, व्हाट इज द कोस्ट गार्ड? चारों कंट्रीज का कोस्ट गार्ड का एक्सरसाइज होगा, मतलब जितने भी कोस्टल सिक्योरिटी के लिए एक हमारी स्पेशलाइज्ड आर्मी है पैरामिलिट्री, उसका इंटर ऑपरेबिलिटी होगा। व्हाट इज मीन बाय द इंटर ऑपरेबिलिटी? इंटर ऑपरेबिलिटी एक दिन और मैं समझाया था कि हमारा जो कोस्ट गार्ड है वो सीखेंगे कि उनका शिप कैसे चलाए, वो सीखेंगे हमारा शिप कैसे चलाए, वो हमसे सीखेंगे कि इंडियन ओशियन में क्या इश्यूज है, कैसे अगर कोई भी प्रोटेक्शन हो या कोई भी अगर नीड हो, इमरजेंसी नीड, तो कैसे सपोर्ट करेंगे। इंटर ऑपरेबिलिटी क्या होता है? हम एक्सरसाइज में क्या करते हैं, दो पड़ोसी हैं, एक दूसरे के पास अलग अलग कार है, एक के पास
वैगनार है और दूसरे के पास आप कोई भी कार समझ लीजिए, होंडा का कोई भी हो तो ठीक है। तो मारुति अलग अलग चलाने का तरीका, गियर का मॉडल अलग है, ठीक है। तो वो एक दूसरे से क्या सीखेंगे कि आपका कार मैं चला लेता हूँ, मेरा है, कभी मैं ना रहूं तो अगर मेरा कार की जरूरत हो तो आप लेके जाइए, ओके। आपका गाड़ी खराब हो जाए, मैं हूं नहीं, तो मेरा कार कौन चलाएगा, आप ही चलाएंगे ना, तो यू शुड बी नोइंग। तो इंटरऑपरेबिलिटी में एक दूसरे के जितने भी वॉरशिप है, जो भी विसल्स है, जो भी इक्विपमेंट्स है, वेपन्स है, एक दूसरे की ट्रेनिंग लेते हैं कि इन द केस अगर मिलकर लड़ाई कर रहे हैं तो होता है ना कि आपका कभी हमें ऑपरेट करना पड़े और हमारा आपको ऑपरेट करना पड़े, तो कैसे करेंगे। तो एक्सरसाइज का मेन जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज हीरो, यही चीजें होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट न्यूज इज विद रिस्पेक्ट टू द जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो टर्नआउट है काफी अच्छा दिख रहा है। हम लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि 61% लोग आएंगे वोट देने, तो हमने किसी को बुलाया नहीं था। अब 61% आ गए तो हमने पूरी दुनिया को बोला कि आके देख लो, हम डेमोक्रेसी जम्मू एंड कश्मीर में भी लेके आए हैं। तो हमने इनवाइट किया है जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, खासकर जो डेमोक्रेसीज है लाइक द यूएस, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया। हमने कहा कि आके देख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर में कुछ नहीं है, सब शांति से हो रहा है। हम वोट भी करा रहे हैं और 61% काफी है। अभी यूपी बिहार में भी यही जा रहा था ना, 67 68 जो अभी मोदी जी वाला इलेक्शन गया है, दैट इज द इलेक्शन फॉर द लोकसभा इलेक्शन था ना जून में। हाँ, इन द जम्मू एंड कश्मीर अभी हो रही है। टोटल अभी रिजल्ट नहीं आया है, मतलब अभी जो, हाँ अभी 61 का है, जो कि 61 के आसपास हुआ है कुछ, ऐसा हमारे पास है। तो हमने ऑब्जर्वर बुलाया है। ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है कि हम दूसरे देश के लोगों को बुलाते हैं कि आके देख लीजिए कि हमारे वहाँ डेमोक्रेसी प्रॉपर तरीके से है। हम मैनिपुलेट नहीं करते हैं कि जो पार्टी पावर में है वही पावर को कैप्चर कर रही है बाय द मैनिपुलेशन। तो वो लोग जाते, हाँ जो भी है डिप्लोमेट्स हैं वो लोग आके घूम के जाएंगे जहां पे भी इलेक्शन हो रहा है, देखेंगे कि जबरदस्ती बूथ कैप्चरिंग जो भी चीजें पहले होती थी, या वोटिंग जो भी हमारा ईवीएम है उसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं कि नहीं। मैनिपुलेट का मतलब होता है कि खुद लेके आप अपना वोट खुद डाल रहे हैं, या हैकिंग जो भी चीजें हैं। तो ये सब चीजें हम फ्री में सबको बुलाते हैं कि आप आके हमारे वोटिंग सेंटर पे जाके देखिए। तो दिस इज द प्रोसेस, ऑब्जर्वर का यही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कहीं होगा। ऑब्जर्वर इसमें कहीं है, दैट मीन्स यही होता है, ठीक है ना। ऑब्जर्वर वैसे जो इंडिया लेवल पे है इंटरनली भी बनाया जाता है। इंटरनल हम बड़े बड़े जो आईएएस ऑफिसर है, रिटायर्ड है, एनजीओज है, उनके भी जो मेंबर्स हैं उनको कहते हैं कि आप जाइए, ताकि और जितनी भी पार्टी है उनको ये संतोष हो जाए कि जो पॉलिटिकल पार्टी इन द पावर है वो कुछ भी ऐसा नहीं मैन हैंडलिंग या कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो इंटरनल ऑब्जर्वर भी होते हैं। हाँ जैसे एनजीओज, वो तो डिफरेंट टाइप ऑफ द कमिटीज तो डिफरेंट लेवल पे बनता है। पार्लियामेंट की कमिटीज अलग बनती हैं, जो एग्जीक्यूटिव है वो कमिटीज बना देते हैं। जैसे अभी जो केस कोई भी आप देखिए, जैसे रेप केस हुआ था, निर्भया केस, तो हमने जस्टिस वर्मा कमेटी बनाया था। ऐसे हम जो भी होता है, जैसे रोड एक्सीडेंट होने लगा ज्यादा तो एक नया कमेटी बना देंगे, सुंदरम कमेटी। हाँ अगर मरीन, कमिटी का हमेशा, हाँ कमिटीज क्या होते हैं, कमिटीज आर स्पेशल बॉडीज ऑफ एक्सपर्ट, कि वो जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे फ्री एंड फेयर बेसिस पे कि जो चीजें हो रही हैं वो कैसे हुई, रीजन क्या था और उसका सोल्यूशन क्या है। होता है ना, अभी कोई भी घटना घट जाती है तो एक कमिटी बना दिया जाता है। तो दैट्स डिफरेंट लेयर पे दो कमिटीज होते हैं। एक तो पार्लियामेंट्री कमिटी, जो हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, जैसे अभी बीच में हम लोगों ने पढ़ा था पार्लियामेंट्री अकाउंट कमिटी पढ़ा था, एस्टिमेट कमिटी पढ़ा था, एथिक्स कमेटी, प्रिविलेज कमेटी, ये सब बीच बीच में हम लोग पढ़ तो रहे थे। अभी एथिक्स कमेटी हुआ था अगेंस्ट जो महुआ मोइत्रा थी, उनके खिलाफ चल रहा था ना एथिक्स कमेटी, जब अदानी वाला केस चल रहा था, भूल गए सब। प्रिविलेज का हम लोगों ने पार्लियामेंट का प्रिविलेज भी पढ़ा था कि व्हाट आर द आर्टिकल, क्या आर्टिकल था, 105, यही था। ओके तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, चीजें याद होनी चाहिए। जैसे होता है ना रिपीटेड रिवीजन, यहाँ पे जाके पढ़ाने के बाद होता है ना, योर वर्क इज दैट एटलीस्ट 5 6 टाइम जब रिवीजन होगा ना तब चीजें फटाफट याद आएंगी। तो यू शुड रिवाइज। जो भी आज के भी पेपर में कुछ नहीं तो 30 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। आप घर पे जाइएगा एक बार रिवाइज कीजिएगा, और नोट्स खोल के यू शुड रिवाइज मल्टीपल रिवीजन, जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं दैट शुड बी द देयर, ठीक है।
Next important news that we are going to take is again that is from the PCS point of view. एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को क्या बना दिया गया है नेक्स्ट एयर फोर्स चीफ। ओके, तो जस्ट आप नाम रखिए कब से ये इनका इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, कब से ये अपना पद ग्रहण करेंगे, फ्रॉम द September 30। तो ये तो नंबर यू डोंट नीड टू नोट डाउन, बट द नेम एयर मार्शल AP अमरप्रीत सिंह। यूएस का जो हमारा इंडिया यूएस का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, काफी हमारा पार्टनरशिप है, काफी मतलब एक तरीके से राइज पे है ना, पहले नीचे था, ग्रो हो रहा है। 30 सितंबर को, तो वो तो कोई आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो नो, क्योंकि वो तो अभी बीत जाएगा, ठीक है ना। जस्ट यू शुड नो द नेम, ठीक है। इंडिया एंड यूएस के बीच में जो रिलेशनशिप है 2000 के बाद से कंटिन्यूअसली राइज पे है, ठीक है। 2000 के बाद क्यों राइज पे है, क्योंकि 1998 तक जब हमने वेपन्स जो न्यूक्लियर वेपन का टेस्टिंग किया था पोखरन का, तो काफी डिटीरियोरेट हो गया था, नीचे गिर गया था। यूएस था जो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, और जो उस समय जब कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध, कोल्ड वॉर नाम सुना है, क्या है कोल्ड वॉर बताइए, व्हाट इज द कोल्ड वॉर, आप बताइए। यू कोल्ड वॉर 1900 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो उसके बाद दो पावरफुल नेशन उभर के आए, एक रसा रूस, जो जिसका उस समय यूएसएसआर का हेड था, उस समय उसको यूएसएसआर कहते थे, ठीक है ना, अभी तो रूस है रसा, एंड दूसरा यूएस था। दोनों को ये दिखाना था कि हम जो है सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। अब किसी भी राज्य में एक ही राजा होगा ना, जंगल का एक शेर होता है, ठीक है ना, कई शेर होने लगेंगे तो फिर आपस में लड़ते हैं। तो वहां पे होगा कि दुनिया का जो बादशाह होगा कौन होगा, यूएस और द यूएसएसआर। तो उसी को लेके दोनों में टसल होने लगा। लेकिन कभी वो एक दूसरे से सामने से युद्ध नहीं किया करें, वो क्या करते थे, प्रॉक्सी चुनते थे, होता है ना कि वजीर या छोटे छोटे प्यादे जो होते हैं उनको चुनते हैं। तो नॉर्थ कोरिया को लड़ा दिया साउथ कोरिया से, ठीक है, ईरान को लड़ा दिया सऊदी अरबिया से, इराक को लड़ा दिया सीरिया से, आपस में ये मतलब, और एक की तरफ यूएस हो जाता था, एक की तरफ यूएसएसआर हो जाता था, यही हो जाता था। शीत युद्ध, कोल्ड वार इसलिए हॉट युद्ध नहीं था, आपस में नहीं लड़े, क्योंकि इतना ज्यादा उनके पास न्यूक्लियर वेपन है कि अगर आपस में लड़ेंगे तो दुनिया गायब हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे पर अटैक करेंगे, न्यूक्लियर वार के चांसेस है। और बीच में आए भी थे 1962 में, 1962 में मिसाइल क्राइसिस हो गया था, ऐसा एक समय आ गया था कि लग रहा था यूएस एंड रसा दे आर गोइंग टू फाइट विद द ईच अदर विद द न्यूक्लियर वार की बहुत पॉसिबिलिटी थी। तो उस समय जॉन एफ कैनेडी थे यूएस के प्रेसिडेंट, तो उन्होंने जाके कुछ डील किया, आपस में वेपन्स हटवा लिए, तो युद्ध जो कोल्ड वार हॉट वार में होने से बच गया था। ओके, तो कोल्ड वार के कारण अलग अलग नेशंस जो थे, दो पावरफुल हैं और उनके चमचागिरी में लोग आ जाते हैं, मिनिस्टर्स किंग के होते हैं ना सपोर्ट में। तो जो नेशन उनके सपोर्ट में थे, जैसे यूएस के सपोर्ट में सारे यूरोपियन चले गए, और यूएसएसआर के सपोर्ट में जो ईस्टर्न यूरोप, जैसे कि लिथुआनिया हो गया, जो ये सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, ये सब है ना, ये सब मिलके तो एक थे ही। और इसके साथ साथ जो डेवलपिंग कंट्रीज कुछ थे, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज थे, आधा यूएस को सपोर्ट करते थे, आधा यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे। क्यूबा रसा को सपोर्ट करता था, यूएसएसआर को। हाँ, एक दूसरे का सपोर्ट करते थे कि कोई लड़ रहा है तो वहां पे जाके एक को यूएस वेपन स्टार्ट कर देगा देने बैक साइड से, दूसरे को यूएसएसआर देगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए अफगानिस्तान में यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था गवर्नमेंट को, तो तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे यूएस। तो ये चीजें कंटिन्यूअसली चल रही थी। अभी भी देखिए उसका कुछ तो बचा खुचा चीजें हमें देखने को मिलती है। जो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया लड़ रहे हैं, वो कोल्ड वार का तो ही रिजल्ट है। तो ऐसे में क्या था कि इंडिया का था, इंडिया कह रहा था नॉन अलाइनमेंट हम रहेंगे, हम किसी से अलाइन नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे इंडिया का झुकाव यूएसएसआर की तरफ हमेशा से रहा है। क्लियर कट में हमने कभी नहीं बोला, लेकिन इस समय का रूस यूएसएसआर का हेड था, उसी के अंडर में था, ठीक है। कई कंट्रीज थे, यूएसएसआर उस समय एक ग्रुपिंग था नियर अबाउट 22 कंट्रीज का, एंड रसा उसका हेड था, क्योंकि सबसे बड़ा कंट्रीज वही था। यूक्रेन भी उसका पार्ट था, अभी भले लड़ रहे हैं आपस में, यूक्रेन वाज पार्ट ऑफ द यूएसएसआर, ठीक है ना।
चीजें समझ में आ रही है? नॉर्मली ये आप जब वर्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी मैं सिर्फ कोल्ड वार का मतलब बता रहा हूँ। कोल्ड वार का मतलब ये है कि रशिया अंडर द यूएसएसआर एंड यूएस दो ब्लॉक बना लिए थे, और दो ब्लॉक बना के प्रॉक्सी वार कर रहे थे। प्रॉक्सी वार का मतलब खुद नहीं लड़ना, दूसरे को युद्ध में सपोर्ट करना या दूसरे को लड़वाना आपस में, कि इसके स्टैंड में हम खड़े हो जाएंगे, उसके स्टैंड में आप खड़े हो जाएंगे। दैट वाज द केस। ओके, तो क्लियर हो रही है? यहाँ मुझे कर्टन लगवाना पड़ेगा। आई थिंक दैट इज सो मच डिस्ट्रैक्टिंग ना। हाँ ठीक है। सो यस, क्लियर हो रही है दैट व्हाट वी आर डिस्कसिंग। ठीक है, तो कहाँ मैं बोल रहा था, मैं खुद डिस्ट्रैक्ट हो गया बाय द योर डिस्ट्रैक्शन। नहीं, आप लोगों का देख के मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ कि पढ़ा रहा हूँ, इधर नजरें कहाँ जा रही हैं। तो अच्छा, ठीक है। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कोल्ड वॉर, एंड कोल्ड वॉर का सिंपल, नहीं एक्चुअली यू स्टार्ट स्टेयरिंग एट दैट साइड ना, कि वहां पे लगता है कि कुछ क्या चल रहा है, कि इतना मतलब इधर इंटरेस्टिंग कोल्ड वार हम लोग करवा रहे हैं, उधर जस्ट ए ह्यूमन इज वॉकिंग एंड दैट इज सो मच इंटरेस्टिंग। यहाँ पे हम यूएस और रसा में युद्ध करवा दे रहे हैं एंड यू हैव डोंट, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, जस्ट ए मैन वॉकिंग विद द, मतलब दो हड्डियों को लेके, तो बस दैट इज दैट मच इंटरेस्टिंग। ओके, तो ओवरऑल दिस इज द डिस्कशन पॉइंट कि तो इंडिया का क्या था, इंडिया कहीं ना कहीं यूएसएसआर की तरफ से साइड कर रहा था, एंड दैट्स व्हाई यूएस हमेशा पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गया था, पाकिस्तान क्लियर कट में उनके था। लेकिन धीरे धीरे 1998 के बाद ये लगने लगा कि इंडिया इमर्जिंग इकोनॉमी है, इंडिया की रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर होने के बाद भी जब हमने युद्ध किया, उसके बाद कारगिल युद्ध हो रहा था, कारगिल युद्ध में इंडिया और पाकिस्तान लड़ रहे थे, उस समय पहली बार यूएस थोड़ा सा न्यूट्रल स्टैंड दिखाया था। उससे पूछा गया कि कारगिल किसका है, तो यूएस ने बोला हाँ हाँ ये तो इंडिया का है। पूछा गया उससे कि हाँ किसने इनक्रोच किया, तो यूएस भी बोला हाँ पाकिस्तान ने इनक्रोच किया, पहली बार। वरना हमेशा दे वर साइडिंग विद द पाकिस्तान, तो पहली बार न्यूट्रलिटी में, और धीरे धीरे इंडिया की तरफ शिफ्ट होने लगा। बिल क्लिंटन आए थे, उसके बाद इंडिया में वो घूम के गए, उनको बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, ऑल दिस थिंग वाज गोइंग ऑन। उसके बाद जॉर्ज बुश आए, वो तो एकदम सपोर्ट में आ गए थे, पता नहीं उसको क्या लगा, कि उसको लगता था कि इंडिया इज मतलब सो मच प्रोस्पेक्टिंग, मतलब फ्यूचर में काफी प्रोस्पेक्ट है। वो तो एक बुक उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे उन्होंने लिखा था कि वो इतना ज्यादा सपोर्ट में था, अगर वो होता बुश कंटिन्यूअस, ओबामा की जगह पर अगर बुश को जीत गए होते तो कुछ अलग रिलेशनशिप होता, क्योंकि ही वाज वेरी मच इन द सपोर्ट ऑफ द इंडिया। क्योंकि उसको एक स्टेटमेंट उसमें लिखा था, वो अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से एक बार बुला के बोला कि व्हाट ए सरप्राइज कंट्री इंडिया इज, कि यहाँ पे नियर अबाउट 20-30 करोड़ ऑफ द मुस्लिम्स बट नॉट ए सिंगल इन द अलकायदा। जैसे था ना कि इंडिया में मुस्लिम्स का जो जनसंख्या है पाकिस्तान से भी ज्यादा है, वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर इंडिया आता है, लेकिन नॉट सिंगल इसके कोई मेंबर नहीं अलकायदा में था और नहीं किसी और में था। तो उसको बड़ा अच्छा लगा था कि मॉडरेट टाइप का कंट्री है, क्योंकि वो खुद परेशान था ना, क्योंकि वो लड़ रहे थे, इराक में लड़ रहे थे बुश के अंडर में, बुश के अंडर में वो अफगानिस्तान में लड़ रहे थे, अलकायदा आईएसआईएस ये सबसे काफी दिक्कतें हो रही थी, तो उसको लगा कि ये तो बहुत सही कंट्री है। तो दीज आर द थिंग्स। बुश अगर रहता तो जो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हमारा रुक गया था वो काफी आगे प्रोग्रेस किया होता। ओके, तो उसके बाद इंडिया काफी क्लोज आ गया, तो हमारा थोड़ा सा टिंज भी होने लगा, क्योंकि हमें अपना मार्केट भी डाइवर्सिफाई करना था। इंडिया को भी फायदा था ना, क्या इंडिया को फायदा था, रसा डिक्लाइनिंग पावर है ना, कहाँ उसके पास पावर है, टेक्नोलॉजी अब हमें नहीं मिल रही है। 1990 तक तो ठीक है ग्रोथ था, रसा से भी हमें टेक्नोलॉजी मिल रही थी, अभी हमें टेक्नोलॉजी कहाँ से मिलेगी, यूरोप से मिलेगी और यूएस से मिलेगी। और यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसका तो फ्यूचर ब्लीक हो गया ना, एकदम डार्क में चला गया। और आप देख भी रहे हैं कि यूएस रसा अब किससे फाइट कर रहा है, चाइना से लड़ाई हो रही है ना। यूएस तो अभी भी नंबर वन ही है और बहुत आगे नंबर वन है, अभी चाइना और रशिया को बहुत टाइम लगेगा उससे कॉम्पीट करने में, खासकर टेक्नोलॉजी में। तो क्लियर हो रहा है कि दोनों को फायदा था। यूएस को फायदा ये था कि कहीं ना कहीं चाइना भी उस समय राइज कर रहा था, चाइना को घेरना था, तो कोई ना कोई बड़ा कंट्री चाहिए चाइना से लड़ाई करवाने के लिए। और इंडिया को ये फायदा था, इंडिया को डाइवर्सिफाई मार्केट खरीदना था, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए थी, न्यू मार्केट चाहिए थी, रसा में जाके थोड़े प्रोडक्ट भेज सकता है। अब तो यूएस में ही हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। आप देखिएगा जितना भी हमारा ये आईटी सेक्टर की सर्विसेज है हम कहाँ जाके बेच रहे हैं, यूरोप में बेच रहे हैं और हम जाके यूएस में बेच रहे हैं। थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है, आईआर में ये सब और क्लियर होगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट, तो यहाँ पे इंडिया और रशिया यूएस का कंटिन्यूअसली 2000 के पास
इंक्रीज हुआ है रिलेशनशिप, लेकिन सिर्फ कुछ कुछ इसमें निगेटिव पार्ट है। जैसे कि अभी जो अटैक हुआ है वहां के यूएस एंड यूके, इंग्लैंड और यूएस माना जाता है कि वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत हाई लेवल पे देते हैं, कि आप कुछ भी बोलिए जब तक आप अटैक करना नहीं स्टार्ट करेंगे, जब तक ये उनको नहीं लगेगा कि वायलेंस एक कर रहा है। आप ये कहिए कि मैं वायलेंस करूंगा और उनको लगे कि फालतू का बोल रहा है, तो वहां पे कोई ऐसा केस नहीं करते। लेकिन जब तक उनको ये ना लगे, तो जितने भी खालिस्तानी मूवमेंट है, जितने भी उसके लीडर हैं, वो जाके यूके, यूएस, कनाडा यहीं पे बोलते हैं, और वहां की सिटीजनशिप है। अब इंडिया उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करता है, तो वो कहते हैं कि ये मेरा सिटीजनशिप है, आपको लीगल तरीके से आना चाहिए। अब मानिए 1 लाख हमारे कोई भी, जैसे कितना भी कट्टरवादी नेता है, कोई भी नेता हो इंडिया में है, अगर बाहरी देश आके उसको मारे, लाख बुरा है, लाखों क्रिमिनल है, हम नहीं चाहेंगे ना बाहर का आदमी आके अटैक करे। अब हमारा भी तो लीगल सिस्टम है ना, उसको लगेगा ना, हमें लगेगा कि हमारी सोवर्निटी को क्वेश्चन है। हम यूएस में जाके अटैक करा रहे हैं, और लाख वो लोग इंडिया के खिलाफ अपना जो भी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं फॉर द खालिस्तान मूवमेंट और द खालिस्तान एज ए सेपरेट कंट्री, लेकिन उनको लगेगा कि आप प्रूफ कीजिए ना, हम लीगल एक्शन लेंगे। इसी बात का मेन टसल है इंडिया यूएस में। इसी बात को लेके थोड़ा सा निगेटिव जो एस्पेक्ट है, बस इतना ही है। कॉन्सर्न इंडिया यूएस में ये है कि एक तो खालिस्तान मूवमेंट को लेके जो वहां के लीडर्स पे अटैक हो रहा है, और अभी जो लीडर न्यूज में है गुरुवंत सिंह पन्नू, गुरुपतवंत सिंह पन्नू, तापसी पन्नू के रिश्तेदार टाइप के लगते हैं। पहले मुझे लगता था तापसी पन्नू क्या है, अब लगता है कि सी इज पंजाबी। तापसी पन्नू फेमस अभी काफी एक्ट्रेस, तो ही इज द गुरु, व्हाट इज द नेम, गुरपतवंत सिंह पन्नू। लग रहा है पिक्चर नहीं देखा है तापसी पन्नू का, वो फेमस पिक्चर थप्पड़, काफी अच्छा पिक्चर था, ये देखना चाहिए था, काफी शानदार। आपको देखना चाहिए था, आप एक दिन एग्जाम्पल ही बता रहे थे। वही खाया था ना, तो वो देखना चाहिए था, उसमें भी वो थप्पड़ पे ही है, वो काफी पूरी पिक्चर ही है कि थप्पड़। हाँ, वो थोड़ी सी आर्ट टाइप की पिक्चर करती है, लेकिन वो पिक्चर में अच्छा अच्छा, मतलब वो एक होता है कि आप दिमाग लगा के देख सकते हैं, जैसे आजकल की पिक्चरें बनते हैं कि एकदम आपका कोई दिमाग घर पे रख के जाइए। काफी, हाँ वो काफी अच्छा था, यू शुड गो एंड यू शुड वॉच। ओके ओके। यहाँ पे है राहुल गांधी समय न्यूज में है, ये तो पॉलिटिकल न्यूज है। बस ये जानना है कि जो इन्होंने इंटरव्यू जिसको लेके काफी बवाल चल रहा है, वो हरडोन में है, वॉशिंगटन डीसी का ही पास का सबर्ब है। जैसा है ना कि गोरखपुर एक सिटी है, इसके आसपास बिछिया क्या क्या है ना, छोटे छोटे एरिया। तो ये जो हरडोन है, दैट इज द ए सबअर्ब इनटू द वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी सेम ऐसे ही है जैसे दिल्ली है। दिल्ली है ना कि वहां का इंडिया का कैपिटल भी है, एक सेपरेट स्टेट भी है। वॉशिंगटन डीसी का भी यही कॉन्सेप्ट है, सेम। ओके, क्लियर हो रही है ये चीजें? ये पीसेस के लिए आप लिख लीजिए मैम, आप HERDON, DON, ए वर्जीनिया सब अर्ब ऑफ द वॉशिंगटन डीसी। हो गया? इन्होंने बस बवाल इसी बात का अभी तक जो मच रहा है, जो पॉलिटिकल है, कि इन्होंने ये बोल दिया कि उस इंटरव्यू में एक सिख बैठे थे, उनसे कहा कि हम लड़ाई जो इंडिया में लड़ रहे हैं सिर्फ ये है कि आप इंडिया में फ्री होकर अपनी पगड़ी पहन सके, अपना कड़ा पहन सके, और आप अपने गुरुद्वारा में जा सके। ये आने वाले टाइम में खतरा है। इसी बात को लेके पूरा जो विरोध चल रहा है इंडिया में, कह रहे हैं ये तो एंटी नेशनल है, जाके इंडिया का बुराई कर रहा है। तो दैट इज ऑल अबाउट, यही है, इन्होंने यही कमेंट वहां पे जाके करा है। 8 चीफ जस्टिस, अगेन इसका आप लोग टेबल बना लीजिएगा, यहाँ पे 8 चीफ जस्टिस है। अगेन पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, आईएएस में कभी नहीं पूछेगा, ठीक है? तो अभी जो 26 अक्टूबर को पेपर होने वाला है, या आपका दिसंबर में पेपर होने वाला है, फॉर दैट दिस इज इंपॉर्टेंट। यूपी रहता तो पक्का पूछता, यूपी नहीं है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि इससे कुछ पूछने के चांसेज हैं। आगे बढ़े, ये मैं इसका नोट्स मैं दूंगा, ये आई विल बी अपलोडिंग द सेम। हो गया मैम, आई विल बी अपलोडिंग, ये आपको फोटो मैं सेम इसको अपलोड करूंगा। लोकसभा सेक्रेटेरिएट का यहाँ पे एक फंक्शन दिया है कि स्टेट एंड हेरिटेज मैनेजमेंट ब्रांच ऑफ द लोकसभा। जैसे किसी को ऑफिस चाहिए होता है, कोई भी उनके जैसे सबको ऑफिस मिलते हैं, रहने के लिए घर मिलता है ना, एमपीज एंड मिनिस्टर, तो इसका सेक्रेटेरिएट से ही इसका मैनेजमेंट होता है। तो ये आप चीज देखिएगा कि सेक्रेटेरिएट का एक वर्ड ये भी है। ओके, अभी हमने देखा कि कंटिन्यूअसली जो एंटीवायरल रेजिस्टेंस है वो काफी इंक्रीज हो रहा है। व्हाट इज द एंटीवायरल रेजिस्टेंस?
एंटीवायरल ड्रग रेजिस्टेंट क्या था? कई दिन हमने इसको डिस्कस किया है। ड्रग, इसमें हमने टीवी में भी एक दिन डिस्कस किया था। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट क्या डिस्कस किया था? व्हाट? भूल गया? यू इफेक्टिव नहीं रह जाता। जैसे मुझे बुखार हुआ, मैं नॉर्मल पैरासीटामोल खाया तो मेरा बुखार सही हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि पैथोजन मेरे अंदर आया, वायरस, और उसी से इन्फेक्शन हुआ, उसी से मुझे बुखार हुआ। अब उस वायरस को मारूंगा तभी तो बुखार मेरा गायब होगा। तो उसके लिए हम मेडिसिन जाते हैं, मेडिसिन जाके अंदर उसको मारता है वायरस को। अब ये सोचे कि मुझे बुखार हुआ और बुखार मेरा 104 डिग्री था, मैंने पैरासीटामोल 2 दिन लिया, लेकिन मेरा जो बुखार है, जो फीवर है, दैट घट के 100 पे आया, एकदम खत्म नहीं हुआ। जो नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर है नहीं है, मैंने छोड़ दिया, मुझे थोड़ा अच्छा लगा, चलना फिरना स्टार्ट किया, तो मैंने मेडिसिन छोड़ दिया। तो जो हमने पैरासीटामोल ने मारा होगा जो वायरस था, लेकिन कुछ वायरस बचा होगा। अब वो वायरस आपने पैरासीटामोल बंद कर दिया लेना, तो उसके मतलब कि वो लड़के जीत जाएगा ना, कम अमाउंट में है। जैसे आपने 200 सेना भेजा, कहीं पे युद्ध हो रहा है, आपने उनके सैनिकों को मार दिया, और लेकिन 10-20 बचे हैं, ठीक है, और धीरे धीरे उन्होंने लड़ना सीख लिया कि आपके वेपन्स के बारे में जान गए कि अच्छा ये वेपन्स लेके जा रहे हैं, वो 20 जाके बता के आपसे बड़ा वाला एक वेपन्स लेके आए। एक होता है ना कि आप सबको मार दीजिए, तो वो वेपन्स लेने जाएंगे ही नहीं, आपकी टेक्नोलॉजी नहीं पता चलेगी। सेम होता है कि वायरस, वायरस को अगर आपने मेडिसिन देना बंद कर दिया, जब तक वो उनका वो एकदम कंप्लीट तरीके से एलिमिनेट नहीं करा, होता है ना कि यू एलिमिनेट द थिंग, वहां पे है कुछ बच्चे हैं, अब वो क्या करेंगे, सीख लेंगे पैरासीटामोल का क्या है पूरा, और वो अगला वाला जो आएगा वो पैरासीटामोल खिलाने के बाद भी नहीं वर्क करेगा। दैट इज द थिंग। तो ऐसे होगा, अगर ऐसे ऐसे दवा हम हर टीबी का भी दें और वो सीख जाए वो वायरस, फिर वो वायरस दूसरे में फैलेगा, और नया वैरायटी जो फैलेगा वो जितने भी दवाइयां होगी उसका इफेक्टिव नहीं होगा। और दवा इतना आसानी से तो बनता नहीं है, 20-20 साल लग जाता है। पैरासिट वो इंसुलिन बनाने में 40 साल लग गए थे, अभी भी इंसुलिन से ही खिला रहे हैं ना, जब ये होता है आपका डायबिटीज, यही लगाते हैं। तो वो बनाने में 40 साल लगा था, बहुत एक्सपेरिमेंट होता है तब एक मेडिसिन आता है। और अगर जल्दी जल्दी सारे मेडिसिन के खिलाफ अगर ये लड़ना सीख ले, तो क्या होगा, हमारे जितने भी मेडिसिन है वो नहीं होगा, इनइफेक्टिव, तो क्या होगा कि डेथ जो केसेज है वो बढ़ेंगे, होगा। सेम टीबी में हो रहा है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट क्या है, टीबी का ही एक वेरिएंट है जो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि जितने भी मार्केट में मेडिसिन है वो इफेक्टिव नहीं है। क्लियर हो रही है? दैट इज द मेन थिंग। उसका हम देख रहे हैं कि कई डिजीज में ये मल्टी जो ड्रग रेजिस्टेंस है या एंटी माइक्रोबायरल है, वो कई एरिया में जा रहा है, जैसे निमोनिया हुआ, टाइफाइड हुआ, इन सब चीजों में नहीं था। तो इसके लिए हम एक अलग यूनिट बना के इस पे हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके जितने भी रीजन है उसको हम अवेयरनेस फैला सके और उसको कम किया जा सके। दैट इज द मेन थिंग। ओके, इसके लिए हमने एक पर्टिकुलर नेटवर्क सिस्टम भी बना के रखा है कि जहां पे रिपोर्टिंग होगी। ओके, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो नोडल एजेंसी है जो इसको सर्विलांस करवा रही है। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज अगेन विद रिस्पेक्ट टू द डिजीज, जीएस पेपर 3 बेसिक साइंस। ओके, यहाँ पे है कि जो इंडिया कैंसर जीनोम एटलस हमने स्टार्ट किया है। अभी तक जितने भी कैंसर की बीमारियां थी और जितनी भी दवाइयां थी, इंडिया में एक नहीं बनता था, जितने भी थे यूरोप में थे। जितना भी रिसर्च होके आ रहा था यूरोप में रिसर्च होके आ रहा था, कि तो अब रिसर्च करके वो बनाएंगे तो वहां के लोगों के जीन को पढ़ के बनाएंगे ना, कि इस जीन में ये वायरस इस तरीके से अटैक कर रहा है और इतने क्वांटिटी का हम दवा देंगे तो हम उस कैंसर को रिमूव कर सकते हैं। रिमूव ऐसे ही होता है ना, क्या होता है, व्हाट इज द कैंसर? नॉर्मल आपका जो घाव कहीं हुआ, अल्सर, तो वो एक तरीके से, हाँ, उसका सेल्स जो होता है कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता रहता है और वो इफेक्ट करता रहता है चारों तरफ। हो गया ना? तो जैसे अगर कैंसर का हम जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो यूरोप में किए थे, हमारा नहीं था, हम उन्हीं का मेडिसिन खा रहे थे। तो अभी भी हम उन्हीं का खाते हैं। अभी जो पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट जहां पे इंडियन कैंसर जीनोम एटलस, अब हम इंडियन लोगों का जीनोम इकट्ठा कर रहे हैं जिसको कैंसर हो रहा है। अब हम उसको स्टडी करेंगे कि इंडिया में जिनको हो रहा है कैंसर, उसका जो सेल्स है कैसे अपने आप को म्यूटेट कर रहा है। म्यूटेशन ही होता है सेल्स में, सेल्स म्यूटेट करता है। हाँ, आपका टोपोग्राफी कि किस लेवल पे आप रह रहे हैं, किस तरीके का क्लाइमेटिक ज्यादा इफेक्टिव है। नहीं, कैंसर का तो अभी कीमोथेरेपी एंड सर्जरी आने लगा है, लेकिन चांसेस जो सर्वाइवल का वो कम है।
आने वाले टाइम में हम इसको इंप्रूव करना चाहते हैं, जैसे हो सकता है जैसे पहले। हाँ, पैसे एक तो काफी कॉस्टली है क्योंकि यूरोप से मंगा रहे हैं हम। जब यूरो में पैसा दे के आएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 रुपए का भी खरीद के लाऊंगा 100 यूरो का, तो यहाँ पे आके 100 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना होगा, 10,000 हो गया। तो उनके लिए तो 100 यूरो है, हमारे लिए तो 10,000 हो रहा है ना। 10,000 नॉर्मल सैलरी भी नहीं होती है जो आम जनता जॉब कर रही है। दैट इज द मेन थिंग। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम जो सेल्स हैं, जितने भी जीनोम है, उसको हम स्टडी करेंगे एंड वी विल ट्राई टू सी कि कैसे म्यूटेशन हो रहा है और उस पे किस तरीके का मेडिकेशन किया जाए, उसका हम स्टडी करेंगे। उसके लिए हमने जो बनाया इंडियन कैंसर जीनोम एटलस बनाया है, दिस इज द प्रोजेक्ट। एंड इसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म रखा है जहाँ पे जितने भी डेटा स्टडी होगी वो वहां पे रखा जाएगा, ताकि कोई और रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कई हॉस्पिटल कई रिसर्च इंस्टीट्यूट सब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उनके लिए अवेलेबिलिटी रहेगी डेटा की। क्लियर हो रही है? दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, यहाँ पे दिया ना, हिस्टोरिकली द ट्रीटमेंट इन इंडिया हैव बीन द बेस्ड ऑन द वेस्टर्न डेटा सेट। उन्हीं का हम डेटा उठा के पढ़ते थे, यहाँ पे भी रिसर्च करते थे तो हम उठा के कहां से लाते थे, डेटा उनका आता था। ओके, अभी हमने जो स्टार्ट किया है ब्रेस्ट कैंसर से स्टार्ट किया। ब्रेस्ट कैंसर में जो डेथ का चांसेस होता है कम होता है, सर्वाइवल रेट ज्यादा है। ठीक है ना, और उसका अगर अर्ली स्टेज पे डिटेक्शन हो जाए तो बहुत इजीली होता है। जैसे अभी हमने देखा था बीच में कई एक्ट्रेस का हुआ था, मनीषा कोइराला का शायद, हाँ, तो मनीषा कोइराला का भी यही केस था ब्रेस्ट कैंसर का, तो दे ऑल रिकवर्ड। लेकिन ये कॉमन भी है, डेथ मोर्टेलिटी कम है बट देयर इज द चांसेज ऑफ द, इसका जो है इम्पैक्ट ज्यादा है, मतलब ज्यादा वाइड स्प्रेड इसका होने के चांसेस होते हैं। क्लियर हो रहा है? इंटेंसिटी कम है, होने पे सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है, पर होने का चांस बहुत ज्यादा है इसका। दैट इज द मेन केस। नेक्स्ट न्यूज इज विद रिस्पेक्ट टू द, अच्छा ये तो है कि इन्होंने कहा है कि जैसे अभी अपोजिशन और जो पार्टी इन द पावर दोनों आपस में लड़ रहे थे ना कि चाइना बॉर्डर पे चाइना अंदर आ गया ये वो, तो इन्होंने ये कहा कि हम जो 1962 में जितना जमीन उन्होंने कैप्चर किया था उतना ही है, उसको छोड़ के इन्होंने कुछ नहीं किया था। सबसे ज्यादा ये केस आ गया था गलवान वैली में, एक दूसरे से लड़ गए थे, करीब 20-30 इंडियन आर्मी पर्सन की मौत हुई थी और उधर से भी काफी डेथ हुआ था। तो गलवान वैली काफी न्यूज में है, उसके पास है हमारे और चाइना के बीच में जो रिलेशन है वो थोड़ा सा डिप किया है। ओके, तो गलवान वैली 20 जून को हुआ था 2020 में, 21 जून को आई थिंक, तो जून 2020 इतना आपको याद रखिएगा, पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। गलवान, लद्दाख, इंडिया चाइना बॉर्डर पे अभी तक गोली नहीं चली है। दोनों आदमी ने अपने बंदूक के वो होता है ना बैटन पीछे जो लगा होता है उससे मारा है, धक्का दे के, बड़े बड़े वहां खाइयां होते हैं उसमें गिरा दिया। डेथ मैक्सिमम इसमें हुआ, जो 40-50 दोनों तरफ का मिला के डेथ हुआ, एक भी गोली से नहीं हुआ, ना ही बम ना ही कुछ हुआ है, आपस में मार मार के एक दूसरे को मारा है जो भी डेथ हुआ है। हम्म? हाँ, हुई है, उसमें डेथ हुई है क्योंकि खाइयां है ना बहुत बड़ी बड़ी, वहां से नीचे जो नदियां होती है वो बहुत फ्लो में बहती हैं, तो नदी में गिर रहे थे और फ्लो था कि उनका लाश ही नहीं मिल रहा था। दैट वाज द केस, जितना भी डेथ हुआ था इसी के कारण हुआ था। 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ था, पता है? इंडिया का जो हमारा अक्साई चीन वाला है वो पार्ट उन्होंने ले लिया था, तब से हमारा इस पे काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, ये हम पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में पढ़ेंगे। नॉर्थ अमेरिका का जो केस है ना काफी इस समय दिक्कत में है। नॉर्थ अमेरिका में जितनी भी कंट्रीज हैं, ब्राजील है, वेनेजुएला है, अर्जेंटीना है, उन सब में पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है कि पॉलिटिकल क्राइसिस है। और पॉलिटिकल क्राइसिस का हमेशा जो रीजन होता है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक होता है ना। तो यहाँ पे दिया है कि जो नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज हैं, खासकर जो सॉरी साउथ अमेरिका का जो नॉर्दर्न पार्ट है, अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ, अभी तक मैं नॉर्थ अमेरिका बोल रहा था ना, नॉट द नॉर्थ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका में नॉर्दर्न पार्ट है, खासकर ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे, इक्वाडोर, ये सब एक बार मैप में देखिए। नॉर्थ अमेरिका का ओपन किया विनय, वेयर इज योर मैप? कौन कौन से नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज दिख रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे ब्राजील है, ब्राजील, बोल्विया, गुआना, वेनेजुएला, बड़े बड़े जो कंट्रीज है, इक्वाडोर, ये सब में ड्रॉट का कंडीशन फेस कर रहे हैं। एक दिन हम लोग ड्रॉट, डॉट मीन सूखा, सूखा का कंडीशन। ओके, एक दिन हम लोगों ने अल नीना लॉ नीना पढ़ा था,
अल नीना, लॉ नीना, आप लोगों का तो ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया. व्हाट इज द अल नीना एंड लॉ नीना? कहाँ ज्यादा होता है? अल नीना में कहाँ पे होगा ड्रॉट कंडीशन? हाँ, आप बताइए. ज्योग्राफी में तो पढ़ाया है ना सर ने, अल नीनो नॉन लॉन, अभी नहीं पढ़ा? क्लाइमेटोलॉजी में नहीं पढ़ा है? अच्छा, तो आगे वो ओशियनोग्राफी, उसमें भी तो पढ़ा होगा, ओशियन करेंट्स का भी इम्पैक्ट होता है. इतना तो पढ़ाया था ना अभी हाल ही में, वो तो मुझसे बोल रहे थे ओशियनोग्राफी खत्म हो गया. क्लाइमेटोलॉजी भी कंप्लीट हो गया और ओशियनोग्राफी भी कंप्लीट हो गया. ओशियनोग्राफी में सिर्फ 2 लेक्चर बचे हैं, 80% कंप्लीट हो गया है. अच्छा, अभी जो दो में है उसमें बताएंगे. ओके, तो ये बताएंगे कि यहाँ पे जो है ना, उन्होंने करंट बताया होगा कि वो यहाँ पे वार्म करंट, कोल्ड करंट बहता रहता है. करंट का मतलब जैसे आप नदी में देखते होंगे कि काफी तेज प्रवाह बहता है जब बाढ़ आता है. समंदर के अंदर में आपको ऐसे दिखेगा कि लहरें चल रही हैं, लेकिन अंदर अंदर उसके काफी तेजी से करंट टाइप का वाटर फ्लो होता है. एंड जो दो तरीके का करंट होगा, अगर वो आइस वाले एरिया से आ रहा है, ठंडे एरिया से आ रहा है, तो वो ठंडा वाटर लेके आएगा, तो वो कोल्ड करंट लेके आएगा. और जो अगर इक्वेटोरियल या ट्रॉपिक के पास से जा रहा है तो उसके पास क्या होगा? वार्म, वार्म करंट होगा. तो वार्म करंट कोल्ड कंडीशन का वो आपस में इससे क्या होता है, हीट सप्लाई होता है क्रॉस द वर्ल्ड, जो हम मेंटेन करते हैं ना, सप्लाई ऑफ द हीट की एक तरफ से लेके जाए दूसरी तरफ, वो ओशन करंट के द्वारा होता है. ओके, नॉर्मल यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल केस में यहाँ पे कोल्ड करंट बहता है, ठंडा ठंडा रहेगा. सडनली क्या होता है कि देयर इज अ चेंज, कभी कभी 2 साल 3 साल में ये जो कोल्ड करंट है वो रिप्लेस कर जाता है बाय द वार्म करंट. अब वार्म करंट हो गया. अब वार्म करंट का क्या इंपैक्ट होगा, जो प्रेशर बनता है ऊपर, प्रेशर कंडीशन है वो चेंज हो जाता है. ओके, अब जब प्रेशर कंडीशन चेंज होगा तो उसी अनुसार जब प्रेशर लो से हाई से विंड बहता है, और जब प्रेशर हाई से लो जिस तरीके से विंड बहेगा उसी अनुसार वो मॉइस्चर उठा के ले जाएगा, बारिश भी उसी अनुसार होगी. तो जब अल नीना का कंडीशन होता है, अल नीना में भले चेंज यहाँ हो रहा है लेकिन इसका इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ता है. और इंडिया में अगर यहाँ पे ये वार्म करंट रिप्लेस कर दिया कोल्ड करंट को, तो उस साल अल नीनो आता है. अल नीनो कब आएगा? पेरुवियन कोस्ट का जो कोल्ड करंट है उसको रिप्लेस करेगा वार्म करंट को. एक बार लिख लीजिए, अल नीना का कंडीशन में लिखिए, पेरुवियन, यहाँ पे पेरुवियन है ना, पेरू इस कंट्री का नाम है, इसी के किनारे है ये पेरुवियन करंट को हम्बल बोल्ट करंट भी कहते हैं. पेरुवियन कोल्ड करंट इज रिप्लेस्ड बाय द वार्म करंट, वार्म ओशियन करंट. Peruvian cold current, cold ocean current is replaced by the warm current, and that's create the condition of the El Nino. अब अल नीना आता है तो इंडिया में क्या केस बनेगा, ड्रॉट का कंडीशन बनता है, क्योंकि जो प्रेशर होगा दैट विल बी लो. और जब लो प्रेशर से और इधर भी लो रहेगा, आप देखते हैं ना ऐसे पोल पे बचपन में वो आप लोग खेलते होंगे ना, पोल ऐसे रहता है उस पे से आप ऊपर से नीचे आते हैं. जब पोल जितना हाई रहेगा आपका आना इजी रहेगा, फ्लो ज्यादा होगा ना. जितना सपाट होता रहेगा इट विल बी डिफिकल्ट, ऐसे हो जाएगा तो वेरी डिफिकल्ट. तो जब प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर का मतलब एक जगह हाई हो एक जगह लो हो, तो खूब तेज हवा बहेगी. नॉर्मल जब कोल्ड करंट होता है तो यहाँ पे प्रेशर काफी हाई रहता है और इंडियन कॉन्टिनेंट में लो होता है. प्रेशर हाई लो रहेगा तो हवा तेज बहेगी, और जब तेज हवा बहेगी तो मॉइस्चर उठाएगी समंदर, बीच में इंडियन ओशियन सब पड़ेगा, तो वहां पे बारिश के चांसेस इंडिया में ज्यादा होगा. तो फ्लड कंडीशन आता है. ठीक है, किसमें फ्लड कंडीशन आएगा, मैं थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, जब लॉ नीना होगा तो ग्रेडियंट कम हो जाएगा, वार्म वार्म हो गया ना तो प्रेशर डिफरेंस लो हो गया. एक बार फिर से मैं अब ये बोलता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट मैंने जो समझाया वो एकदम एग्जैक्टली वैसे ही है कि प्रेशर हाई प्रेशर लो, हवा तेज बहेगी. तो जब यहाँ पे कोल्ड होगा ना उस कंडीशन में प्रेशर हाई रहेगा, प्रेशर हाई रहेगा यहाँ पे, और इंडियन कॉन्टिनेंट में प्रेशर लो हो जाता है, क्योंकि जून के टाइम पे सूरज जो होता है एकदम हमारे सर पे होता है, गर्मी ज्यादा होगी, हवा ऊपर उठ जाएगा तो नीचे लो प्रेशर बनेगा,
क्लियर हो रही है? ठंडा होगी तो हवा नीचे दबा रहेगा, प्रेशर हाई होगा। सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, इतना समझ में आ रहा है ना? कोल्ड कंडीशन एंड वार्म कंडीशन से प्रेशर कैसे क्रिएट हो रहा है। अब जिस साल यहाँ पे कोल्ड को रिप्लेस कर दिया वार्म, नॉर्मल कंडीशन में इंडिया में मानसून नॉर्मल होगा, जो होना रहेगा वो बारिश होगा, ना ज्यादा कम होगा ना ज्यादा होगा। लेकिन जिस साल यहाँ पे कोल्ड करंट रिप्लेस कर जाएगा वार्म करंट से, तो यहाँ पे प्रेशर लो हो गया ना, गर्मी होने लगी, हवा ऊपर चला गया गर्म होके, तो प्रेशर लो हो गया ना जब हवा नहीं रहेगा तो। और इंडिया में भी गर्मी है, सन ऊपर है हमारे, तो वहां पे भी लो प्रेशर है, तो जो स्टीप बनने वाला है, जो स्लोप बनने वाला है, वो लो हो जाएगा, उस पे से आप नहीं मूव कर सकते हैं तेजी से। तो ऐसे में क्या होगा, जो विंड होगा वो स्लो हो जाएगा, मॉइस्चर स्लो हो जाएगा, तो इंडिया में ड्रॉट आता है। अल नीनो कंडीशन में इंडिया में ड्रॉट आएगा। समझ में आ रही है ये चीजें कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? प्रोसेस समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आप ज्योग्राफी की क्लास छोड़ा है ना, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, बहुत इजी है। ज्योग्राफी में नॉर्मल में ये बताया जाता है कि हवा कैसे चलती है। नॉर्मल ऐसे भी हवा कैसे चलती है, यहाँ पे प्रेशर हाई होगा, प्रेशर हाई होगा, एंड यहाँ पे लो होगा। हवा छोड़ दीजिए, आप पानी कैसे बहती है, ऊपर से नीचे बहेगी कैसे, स्लोप होगा ना, हाई से लो प्रेशर आएंगे, जितना ग्रेडियंट आई उतनी तेजी से आएगा। यही होता है ना, आप कभी हिल पे जाइए तो वहां से पानी गिरता है तो ऊपर से काफी चोट लगता है। नॉर्मल ऐसे बहेगा तो उतना ज्यादा फ्लो नहीं रहता है, ऊपर वाले से ज्यादा होगा, क्योंकि जो हाइट है ज्यादा होगी। जैसे बचपन में आप लोगों का मैंने एग्जांपल दिया कि पोल पे चढ़ कैसे आप लोग खेलते होंगे ना, तो आप लोग नीचे जब आते थे तो पोल की जितनी हाइट होगी उतनी तेजी से नीचे आएंगे। अगर पोल का हाइट को कम करते जाओ तो प्रेशर ग्रेडियंट कम हो रहा है, डिफरेंस कम हो रहा है ना इसका जो हाइट है, तो यहाँ पे फ्लो कम हो जाएगा। सेम ऐसे होता है, अगर यहाँ पे हाई प्रेशर हो, यहाँ लो प्रेशर हो, तो हवा तेजी से बहेगी, जाएगी ना। हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी ना हवा तेजी से। जैसे पानी अगर हाइट से ऊपर से नीचे गिराएंगे तो प्रेशर तेज होगा, तो स्पीड ज्यादा होगा। सेम ऐसे क्या होता है, जो हमारा अर्थ है, अर्थ पे डिफरेंट एरिया में डिफरेंट प्रेशर कंडीशन होता है, क्योंकि टेम्परेचर के कारण कहीं के सन कहीं पे खड़ा सर के ऊपर होता है, कहीं पे भी वो तिरछा होता है। जहाँ पे तिरछा होगा आप देखिएगा शाम को आपको धूप कम लगती है, अच्छा लगता है शाम को या सुबह। लेकिन जब दोपहर में सन ऊपर होता है तो काफी ज्यादा स्कॉचिंग वाली सन रेज होती है, तो आपको अच्छा नहीं लगता होगा। उस समय कंडीशन क्या होता है, लो होता है, टेम्परेचर काफी हाई होता है। सेम इज द कंडीशन विद द इंडिया। जैसे अब ये अर्थ है, इंडिया यहाँ पे है, हाँ, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, सेम ऐसे ही कुछ कुछ बना हुआ है। में क्या होता है, सन रेज यहाँ आ गया होता है, क्योंकि अर्थ थोड़ा सा टेढ़ा है, सन कभी इसके सामने आता है कभी नीचे वाले के सामने आता है, क्योंकि वी आर रिवॉल्विंग और हमारे रोटेशन भी होता है। क्लियर हो रही है चीजें? एक बार ज्योग्राफी की ये सब क्लासेस देखिएगा कि अर्थ का रोटेशन, सनरेज, ये सबसे काफी क्लियरिटी आएगी। ठीक है। अब यहाँ पे जब हाई प्रेशर होगा, क्योंकि जब गर्मियों में यहाँ ठंड होती है, सन हमारी तरफ होता है ना, यहाँ पे ठंड होगी, तो नॉर्मल जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है हाई टू लो होता है, तो हवा जो है यहाँ से यहाँ बहेगी, तभी इंडिया में आती है, और इधर बीच में समंदर ही समंदर है, पानी उठा के लेके आएगी, और पानी उठा के लेके आएगी, और हमारा जो लैंड है वहां पे पहाड़ों से ऊपर उठते है, तो पानी वहीं पे बारिश हो जाती है, क्योंकि मॉइस्चर जब ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा, कंडेंस होगा, कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट बन के रेन फॉल होता है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये है, ये अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी जो मैं कह रहा हूँ ये समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तो बताइएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर हो रही है ये? प्रेशर ग्रेडियंट समझ में आ रहा है, प्रेशर हाई टू लो। अब यहाँ पे मानिए ठंड वाली ओशन करंट फ्लो कर रही है, ओशन करंट इज द कोल्ड। कोल्ड में क्या है, कोल्ड अगर रहेगा तो जो मॉइस्चर होगा नीचे होगा, प्रेशर यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे जो प्रेशर कोल्ड है तो देयर विल बी द हाई हाई प्रेशर, टेम्परेचर लो है तो प्रेशर हाई होगा। फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर हो गया। यहाँ पे कोल्ड करंट हो रहा है तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, एंड देयर विल बी द लो प्रेशर बिकॉज ऑफ द सन रेज आर ऑन आवर हेड, टॉपिक ऑफ कैंसर। हवा इधर से इधर बहेगी, बीच में दो दो बड़े बड़े ओशियन है, अटलांटिक एंड द इंडियन ओशियन। अब जब हवा बहेगी तो बीच से मॉइस्चर उठा के ले जाएगी ना,
यहाँ पे मैं पानी रख दूं, उधर से आएगा तो हवा का वो ठंडा ठंडा लगता है। नदी के किनारे कभी खड़े हुए हैं, जब नदी से होकर पानी बह के आता है हवा, तो आपको ठंडा लगता है, होता है ना। और कभी बहुत बड़ा लैंड एरिया है और वहां से आप खड़े हुए तो वहां से जो लैंड हवा आती है वो गर्म हवा लेके आती है, दैट इज द नॉर्मल केस। यहाँ पे जब इंडिया में एंट्री करेगा तो लेके आएगा वो मॉइस्चर। अब यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, अब हवा आता है तो ऊपर उठता है ना बादल, और वो बादल जब ऊपर उठेगा तो कंडेंस होगा, ऊपर उठेंगे तो देयर विल बी द कोल्ड कोल्ड कंडीशन एंड वाटर रेनफॉल होगा होगा। नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे ऐसा हमेशा कोल्ड करंट फ्लो होता है। हाँ, पश्चिमी घाट पे होगा, कुछ जो बच जाएगा आगे जाएगा, फिर धीरे धीरे, इसीलिए आगे तो अब ये डिपेंड करता है ना कितना मात्रा में मॉइस्चर है। बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, जैसे मैं यहाँ पे सबको बैठा दिया हूँ और खाना बांटना स्टार्ट करूँ, अगर मेरे पास बहुत बड़े से भगोने में खाना है तो सबको दे दूंगा, अगर मेरे पास कम है तो आगे वाले को मिलेगा। दैट डिपेंड अपॉन द हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द मॉइस्चर इज विद द विंड। यही होता है ना, जब कोल्ड वाटर, जब स्पीड ज्यादा रहेगी तो मॉइस्चर ज्यादा लेके जाएगा जाएगा ना, तेजी से हवा बह बह के जा रही होगी, द फ्रीक्वेंसी तेज होगी, तो यहाँ पे ज्यादा बारिश होने के चांस होते हैं। नॉर्मल में कोल्ड वाटर होता है, तो कोल्ड वाटर में नॉर्मल मानसून होगा। जब पेरुवियन जो ओशन करंट है, अगर कोल्ड करंट बहेगा तो नॉर्मल मानसून इंडिया में आता है। इतना क्लियर हो रहा है। लेकिन वही जब करंट क्या होगा कि जो कोल्ड करंट होता है वो वार्म करंट उसको रिप्लेस कर देती है। ठीक है, अब मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ाऊंगा कि वार्म करंट और वो कैसे होता है, उसका आप पढ़ेंगे, सर पढ़ाएंगे कि जो वार्म करंट कोल्ड करंट होता है, एक तो रीजन होता है कि अगर पोल से बह के आते हैं तो ऑलरेडी आइस है तो वहां से कोल्ड लेके आएंगे। दूसरी चीज है नीचे अपवेलिंग होती है, समंदर के नीचे पानी ठंडा होने लगता है, ऊपर गर्म। अब कभी कभी पानी का जो हवा ऊपर बहता है तो पानी को एक जगह इकट्ठा करता है और दूसरी जगह से पानी नीचे से ऊपर आती है, तो ऐसे कंडीशन में जो ठंडा पानी है वो ऊपर आएगा और वो फ्लो होगा। दो कंडीशन है कोल्ड वाटर का, कैसे ओशन करंट होता है, ठीक है। ये ज्योग्राफी में काफी डिटेल में होगा, आधा घंटा वो यही समझाएंगे, ठीक है ना। तो ये ज्योग्राफी की क्लासेस कॉन्सेप्ट करना पढ़ लिया है तो बताया था, ये क्या पढ़ा बताया था। हाँ, अपवेलिंग होगा, तो अपवेलिंग होगा तो दैट विल बी द कोल्ड करंट, ये बहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ओशन करंट है वो चेंज होते रहते हैं, कभी कभी वार्म करंट को रिप्लेस करता है कि कोल्ड करंट, और कभी कभी कोल्ड करंट को वार्म करंट रिप्लेस करता है, दैट इज द कंडीशन। अब यहाँ पे जब कोल्ड करंट को वार्म करंट रिप्लेस करेगा तो जो प्रेशर नॉर्मल था वो क्या होगा, गिरेगा। यहाँ पे भी गर्मी, यहाँ पे भी गर्मी, दोनों तरफ का प्रेशर कम, दोनों तरफ का टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर कम, तो ग्रेडियंट नहीं बहेगा ना, और जो हवा फ्लो हो रहा होगा वो धीमे हो जाएगा, कम होगा। और जब कम हवा बहेगा तो मॉइस्चर कम लेके जाएगा, तो इंडिया में ड्रॉट कंडीशन होता है। तो लिख लीजिए, अल नीनो में इंडिया में ड्रॉट कंडीशन होगा। अल नीनो में लेकिन उल्टा कंडीशन यहाँ पे होता है, क्योंकि ये तो जस्ट किनारे है ना, इनका हवा तो बैक साइड से आ रहा है, ठीक है। तो इनका तो और अच्छा है ना, वार्म करंट आ रहा है तो मॉइस्चर करेगा इवेपोरेट, तो इनके लिए बढ़िया होता है। यहाँ पे अल नीनो के कंडीशन में फ्लड कंडीशन होता है। कंफ्यूज मैं नहीं करूं, मैं पहले बहुत क्लियर कर रहा हूं, अल नीनो के कंडीशन में पूरे वर्ल्ड में सेम इंपैक्ट नहीं होता है, ये पहली होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में अल नीनो का सेम इंपैक्ट नहीं होता है। किसी किसी के लिए अच्छा भी होता है, किसी के लिए के लिए वो बुरा भी होता है। अच्छा किसके लिए होगा, अल नीनो कंडीशन में यहाँ के जो देश हैं, ये साउथ अमेरिकन, दे विल बी बेनिफिटेड, बट द फॉर इंडिया इट विल बी द ड्रॉट कंडीशन। यहाँ के लिए अल नीनो खराब है, यहाँ के लिए अच्छा है, ठीक है। अब कभी कभी ये होता है कि नॉर्मल कोल्ड करंट कभी उससे ज्यादा कोल्ड करंट आने लगती है, होता है ना, कभी कभी ज्यादा फ्लो हो गया पोल से, आर्कटिक पीछे है, आर्कटिक से आ सकता है ना फ्लो होके। उस कंडीशन में जब कोल्डनेस बढ़ जाती है तो टेम्परेचर कंडीशन और ज्यादा घटेगा, प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे केस में लॉ नीना कंडीशन होता है। लॉ नीना कंडीशन में यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट और स्ट्रांग हो गया, और इस कंडीशन में यहाँ जो होगा इंडिया के लिए फायदा होता है। लॉ नीना, जो बारिश होती है वो ज्यादा होती है, जो इंडिया में अभी बारिश ज्यादा हो रही है दैट इज ड्यू टू द लॉ नीना कंडीशन। अभी जो कोल्ड करंट की इंटेंसिटी यह है वो बढ़ी हुई है, क्लियर बता रहा हूं, अभी समझ में आ रहा है आपको ये चीजें, हो गया।
अभी जो कंडीशन इस समय चल रहा है पिछले 1-2 सालों से इस एरिया में लॉ नीना कंडीशन चल रहा है, और ऐसे में इंडिया को तो फायदा हो रहा है। फायदा क्या, इतना ज्यादा बारिश हो गया कि फ्लड कंडीशन आ गया। तो अति के भला ना वो है ना कि बरसना न के भला न धूप। तो इंडिया में इस समय फ्लड कंडीशन ज्यादा है क्योंकि अल नीनो का काफी एक तरीके से इंटेंस इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन अल नीना के कारण यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, ड्रॉट कंडीशन है। ला नीना के कारण, मैंने उल्टा बोल दिया, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होना है। लॉ नीना के कारण यहाँ पे ड्रॉट कंडीशन है। लॉ नीना से हर साल, हर एक साल ये गैप करके पूछा है यूपीएससी में। बहुत ये कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग है और यूपीएससी का बहुत खास है, और यूपी पीसीएस में भी मतलब पूछते हैं काफी क्वेश्चन। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। एक बार आप वीडियो जाके देखिएगा, जितने भी वीडियो है प्लीज वॉच, और उसके बाद अगर नहीं समझ में आए तो आदित्य सर से, नहीं तो मुझसे, यू शुड डिस्कस। ओके, यहाँ पे कंडीशन समझ में आ गया। अब ऐसे कंडीशन में ऑलरेडी यहाँ पे जो था पॉलिटिकल टर्मोइल ऑलरेडी काफी ज्यादा निगेटिव था, लोग आपस में लड़ रहे थे, पॉलिटिकल जो पावर थे ऑथोरिटेरियन थी। अब दिक्कत ये है कि कंडीशन जब लॉ नीना का है तो लॉ नीना में यहाँ ड्रॉट आ रहा है। अब जब ड्रॉट आएगा तो ऑलरेडी जो वाइल्ड फायर है बढ़ जाएंगे। अरे जब गर्मी ज्यादा होगा, ड्रॉट होगा तो पानी नहीं होगा। अब पानी नहीं होगा तो ड्रॉट का कंडीशन आएगा। कंडीशन ये है कि वहां के नदियों में, ये देख अभी इसमें पिक्चर दिया हुआ है, ये देख रहे हैं नदी, ये सूख गया, यहाँ के सिप है ये खाली, यहाँ पे इतना पानी नहीं है कि जहाँ पे ये पूरा सिपिंग होती थी, दे आर इनटू द ड्राई एरिया, नदियां सूख गई हैं। ये घड़ियाल देख रहे हैं, ये घड़ियाल पहले पानी में थे, यहाँ नदी थी, इनको अब पानी नहीं मिल रहा है कि ये सरवाइव कर जाए। ये कंडीशन है ब्राजील में, वेनेजुएला में। अब ऑलरेडी पॉलिटिकल कंडीशन वहां पे इनस्टेबल है, लोग लड़ रहे हैं, ऑलरेडी वहां पे ज्यादा इन्फ्लेशन है। ऐसे कंडीशन में जब ड्रॉट का कंडीशन आएगा तो व्हाट विल हैपन, पॉलिटिकल टर्मोइल और बढ़ जाएगा ना, लोगों में और नहीं मिलेगी। और इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि रात में सिक्योरिटी गश्ती लगाई जा रही है, लाइट नहीं, ब्लैकआउट का कंडीशन है। ब्लैकआउट का मतलब नदी में पानी है नहीं, रिजर्वायर फंक्शनल है नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी नहीं। तो वहां की गवर्नमेंट आजकल एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ द आवर्स का इलेक्ट्रिसिटी कट कर रही है। इन सब कंट्रीज में आप देखिएगा कि अफ्रीका और इंडिया एंड कुछ जो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज है, यहाँ पे 10 साल पहले ही कंडीशन इतनी अच्छी हो गई थी कि 24 घंटे बिजली रहती थी। अब एक मुझे 24 घंटे बिजली की आदत है, और एक मेरी लाइफ से बिजली कट होने लगे जब मैंने कभी देखा ही नहीं पावर कट का। तो ऐसे में क्या होगा, लोगों को लगेगा ना कि कुछ मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है। नॉर्मल अगर मैं गांव में रह रहा हूँ, मुझे आदत है बिजली का नहीं, तो मुझे नहीं लगेगा कि इनजस्टिस है कि क्या, क्योंकि बिजली का भी मिला ही नहीं। अब गांव में लोगों को जाके देखिए जहाँ बिजली नहीं है या जहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं है, लोग 6 बजे खा पी के सो जाते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, फिर उनको वही 1-2 घंटे उनके जो लालटेन या लैंप जो भी होता है उसका यूज करते हैं, उसके बाद तो नेचुरल रूप से कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस एरिया में ऑलरेडी आपने 24 घंटे की बिजली का सप्लाई देना स्टार्ट कर दिया, यूएस में अभी कुछ साल पहले की बात है, सिर्फ मतलब एक दिन कुछ घंटे के लिए ब्लैकआउट हुआ था, लोग सुसाइड कर लिए थे। कितनी सुसाइड की कंडीशन आए थे कि उतना कोप अप नहीं कर पा रहे थे कि मैं नहीं जी पाऊंगा, जैसे होता है ना, कूद जा रहे थे अपने बिल्डिंग से। तो दैट इज द केस, यहाँ पे भी ऐसे है कि लोग सिविल वॉर के कंडीशन में आ गए हैं, तो यहाँ पे गश्तियां लगाई जा रही हैं, ये दिया है। तो इस सब कंडीशन में ये एग्जाम्पल दिया है कि क्लाइमेट चेंज का पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इंपैक्ट भी होता है। अभी तक हमें लगता था कि क्लाइमेट चेंज का सिर्फ फूड पे इंपैक्ट होता है, फूड के साथ साथ अब वहां पे जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो और इंटेंसिफाई हो रहा है। नॉर्मल केस होता अगर क्लाइमेट चेंज नहीं होता, नॉर्मल अगर बारिश आ रही होती, तो पॉलिटिकल जो टर्मोइल है, जो लड़ाइयाँ है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो रिजॉल्व हो गई होती। लोगों का खेती से एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस हो रहे होते, ट्रेड जो है यहाँ पे ट्रेड बंद हो गया, ट्रेड हो रहा होता, इनका सब कुछ बंद हो गया है। और वहां पे चीजें और ज्यादा वार कंडीशन में हो गया कि सिविल वार के कंडीशन काफी ज्यादा है इन सब कंट्रीज में। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। लॉ नीना कंडीशन, आई होप दिस इज क्लियर। इंडिया के लिए लॉ नीना फायदेमंद होता है और अल नीना नुकसानदायक होता है। दैट इज द निगेटिव इंपैक्ट ऑफ द एल नीना एंड द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द लॉ नीना। ला पाज कहाँ का है कैपिटल, बोल्विया का। तो जितने भी कंट्रीज हम लोग पढ़े हैं, एक बार उनके आप मैप में लोकेट कर लीजिए व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दिस कंट्रीज। लीमा है पेरू का, इक्वाडोर का क्या है, यहाँ पे इक्वाडोर है, या ब्राजील का
ब्राजीलिया, इसका तो नाम भी एकदम ब्राजील के जैसे। एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बोल्विया? बोल्विया काफी पुअर पॉवर्टी वाला कंट्री है। वेनेजुएला का क्या है? कैराकस। बोगोता कोलंबिया का। ये सब पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में नाम नहीं पूछा है कैपिटल का। ये सब कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़े, अल नीना एंड दिस कंडीशन ऑफ द लो प्रेशर ग्रेडियंट एंड हाई प्रेशर ग्रेडियंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये सब पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट। पीसेस में क्या करेगा, कंट्री देगा, आगे उनका कैपिटल लगा के मैचिंग करवाएगा। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ू, क्या कंडीशन है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में, पता चल रहा है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पता चला है सोसाइटी एंड सिक्योरिटी पे। अभी मेंस का कल हम लोग देखेंगे, बड़ा क्रॉस लिंकेज क्वेश्चन पूछता है, क्लाइमेट चेंज का इंटरनल सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये दोनों का इम्पैक्ट यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से शो किया। अब यहाँ पे वाइल्ड फायर का भी कंडीशन है, लाखों वाइल्ड फायर के कंडीशन मिले हैं। वाइल्ड फायर में क्या होगा, जंगल में आग लगेगी, ऑलरेडी जो इंडिजीनियस पीपल है उनका रोजी रोटी चला जाएगा, ये भी कंडीशन यहाँ पे काफी ज्यादा है। Next important news that we are going to cover is the why was Hezbollah attacked through the Pages. What is the Pages? इसमें फोटो दिया है, ये क्या है, वॉकी टॉकीज है। वॉकी टॉकीज से हम बात कर सकते हैं आसपास में। वॉकी टॉकीज हम देखते हैं कि जो पुलिस फोर्स जब भी कोई होता है तो वहां पे वॉकी टॉकीज का आपस में कम्युनिकेट करते हैं। और पेजेस ही कम्युनिकेशन का एक डिवाइस होता है जिसमें मैसेज रिसीव होता है तुरंत। जैसे जब हमारा मोबाइल ये टेक्नोलॉजी नहीं था, उसके पहले पेजेस आया था, छोटे छोटे थे डिवाइस, और वो खासकर सिक्योरिटी फोर्सेज या तो पुलिस फोर्सेज उनको दिया जाता था। तो ये अभी तो उतना यूज नहीं है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है जहाँ पे अभी भी टेक्नोलॉजी का उतना डेवलपमेंट नहीं है, वो अभी भी पेजेस एंड वॉकी टॉकी ये काफी ज्यादा इंटेंसिटी में यूज कर रहे हैं। अब ये था कि इनको डायरेक्ट ढूंढ के मार नहीं सकते थे, तो उनका क्या कर रहे थे, अभी इजराइल का लड़ाई किससे किससे चल रहा है, इजराइल जितने भी ये कंट्रीज अराउंड द इजराइल कौन कौन से हैं, लेबनान, एक बार वेस्ट एशिया का मैप खोल लीजिए। यहाँ पे जॉर्डन है, हियर इज द लेबनान, बेरूत इसका कैपिटल है। लेबनान का क्या है, अमन, अमान है लेबनान का, जॉर्डन का कैपिटल। यहाँ पे जॉर्डन सी बहती है इनके बॉर्डर के बीच में, ये याद रखिएगा, यूपीएससी का ये काफी फेवरेट एरिया है। स्वेज कैनाल यहाँ पे है, एंड दिस इज द सेनाई पेनिनसुला, और यहाँ पे गाजा स्ट्रिप ये लग रहा है, यहीं पे अटैक हो रहा है। अब ये मुस्लिम कंट्री है, ये जूस कंट्री है, यहूदी है, अटैक कर रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था इनमें कैसे लड़ाई चल रही है। पहले ये फलस्तीनियन का था, एंड फलस्तीनियन मोस्टली मुस्लिम एंड अरब्स, जो मुस्लिम में है अरब्स। ओके, अब यहाँ पे ये है कि यहूदी दे आर द सपोर्टेड बाय द होम, यूएस। अब ऐसे कंडीशन में लेबनान कैपिटल क्या है, बीरुत, ठीक है। अब यहाँ पे हिजबुल्ला, हिजबुल्ला यहाँ पे काफी एक्टिव है। हिजबुल्ला का सपोर्ट कहां से मिलता है, ईरान सपोर्ट कर रहा है, ईरान इज टोटली इन द सपोर्ट ऑफ द फलस्तीन। हो गया ना, फिलिस्तीन का जो डिमांड चल रहा है, क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे इजराइल को लग रहा है कि जो भी यहाँ के मेन लीडर थे भाग के इस आसपास के जो कंट्रीज हैं वहां पे जाके छुपे हुए हैं। वो तो अभी तो सिर्फ सिविलियंस को मार रहे हैं ना, मेन लीडर तो वहां पे है नहीं, दे आर मोस्टली इनटू द सराउंडिंग नेशन। अब मारना है, कैसे मारे, पता लगा ले रहे हैं। अब उनके पास ये है कि सबसे इजी है कि वॉकी टॉकी से वो अभी भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उन्होंने सबसे इजी तरीका लगाया कि जो वॉकी टॉकीज को कैसे ब्लास्ट करें, उसकी टेक्नोलॉजी बनाई, और वही टेक्नोलॉजी लगा के कंटिन्यूअसली ये ब्लास्ट करा रहे हैं कि जहां जहां पे इनको सस्पेक्ट लग रहा है कि उस एरिया में है, तो दे आर ब्लास्टिंग। दिस इज फ्रॉम द इजराइल। इजराइल ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, इजराइल ने सिर्फ ये कहा है कि जो हमने नया टेक्नोलॉजी ढूंढा है वो काफी इफेक्टिव है, एनिमी को एलिमिनेट करने में काफी वो मतलब हैंडी, काफी यूजफुल हो रहा है, ठीक है। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि हम ही ब्लास्ट करवा रहे हैं। क्लियर हो रहा है व्हाट इज दिस। और टेक्नोलॉजी के डीप में नहीं जाइए, नॉर्मल ये होता है कि एनर्जी जो है इंटेंसिटी वो बढ़ा देना है।
आपका जैसे है। अब मानिए माचिस है, माचिस रखा हुआ है, आप कोई ऐसा तरीका लगाइए कि वहां पे जो है एक छोटा सा चिंगारी होए, तो वो तो आपको नॉर्मल लकड़ी में रखा होगा ना, लेकिन अगर कहीं से भी एक स्पार्क करा दे तो पूरा का पूरा उसमें आग लगेगा। सेम इज द, अगर कहीं पे बारूद रखा है, कहीं ना कहीं से हम सिर्फ टेक्नोलॉजी चेंज करना है, एनर्जी तो हर जगह है। एनर्जी व्हाट इज द, जितना भी ब्लास्ट होता है, एक नॉर्मल में बता रहा था कि दिस इज जस्ट ए एमिशन, एक रिलीज ऑफ द एनर्जी ने वेरी हाई अमाउंट है, और रिएक्शन से हो सकता है क्योंकि दो एटम आपस में रिएक्ट करते हैं, जब भी मिलते हैं या टूटते हैं एनर्जी रिलीज होता है। फ्यूजन एंड फ्यूजन ये पढ़ा होगा, जब भी रिएक्शन होता है या तो आप एनर्जी इंसर्ट करते हैं या तो एनर्जी रिलीज होता है। सिंपल केमिस्ट्री क्लास 9 10th 11 12 में पढ़ा होगा। सेम इज दे आर अप्लाइंग विद दिस टेक्नोलॉजी। उनका सेल जो है दे आर एबल टू ब्लास्ट, वहां पे रिएक्शन कराया जा सकता है जहां से इंटेंस एनर्जी रिलीज हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज। नेक्स्ट न्यूज जो हम लोग कवर करेंगे निपाह का है। निपाह का जो केस है केरला में मिल रहा है। आप देखिए केरला में ही जितने भी केस मिले हैं, ये पहला बार जो निपाह का केस मिला था 2018 में मिला था। इट वाज इनटू द 2018, और अभी तक 6 टाइम्स यहाँ पे केसेस का जो है जो एक क्या कहते हैं वेव आ चुका है निपाह का। निपाह कैसे हो रहा है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द निपाह वायरस? गुड, वैट है, वाइल्ड वैट। अभी तक क्लियर नहीं है, अभी तक हमें वैट ही लग रहा है। हमें लग रहा है कि वैट जाके कोई फ्रूट खाता है, नीचे गिरा, कोई आदमी जाके उसको खा लिया, या दुकान पे गए हमने वो खा लिया। तो इसीलिए जब भी आपको लगे कि कुछ किसी पक्षी ने खाया है तो वो फ्रूट मत खाइएगा, दैट इज नॉट गुड, क्योंकि आप कट भी कर देंगे। वायरस तो बहुत माइक्रो में होता है ना, दैट कैन पेनिट्रेट फ्रॉम द वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द फ्रूट। तो यही केस है, जैसे जो बच्चे में ये मिला है उसने क्या खाया था, वैट जो खाया हुआ था उसी का कुछ प्लम होता है, उनका एक फ्रूट होता है अमरूद के जैसे होता है, हॉग प्लम। अब गोल सा आप प्लम देखेंगे, अंदर सीड्स टाइप का होता है, थोड़े से बड़े सीड्स होते हैं, एक बार नेट पे देखिएगा उसका पिक्चर। ओके, हॉग्स प्लम। ओके, तो यहाँ पे वैट है। अब ये है कि केरला में जितने भी वैट के नेस्ट हैं, घोंसले हैं, उनको लोग तोड़ रहे हैं जहां जहां है। लेकिन दिक्कत ये है कि केवल बैट से ही हो रहा है ये प्रूफ नहीं हुआ है। बैट तो एक रीजन है, लेकिन उसके सिवाय क्या क्या कॉज हो सकता है, देयर इज द नो सच प्रूफ। अभी भी इनका कुछ मेडिकेशन नहीं है, अभी भी ये अपने नहीं होता कि अंदाजे पे ही मेडिकेशन कर रहे हैं। देयर इज नो क्लियर कट मेडिकेशन और द एनी वैक्सीनेशन फॉर द दिस निपाह वायरस। अब यही है कि अब बचने का क्या तरीका है, कांटेक्ट को दूर किया जाए। फैल कैसे रहा है, एक तो फैलने का तरीका है कि निपाह वाला वायरस वाला बैट, कोई भी बैट खाएगा तो ऐसा नहीं है वो वायरस निपाह में हो, निपाह वायरस उस बैट में हो। फिर वो जब अमरूद खाएगा या कुछ भी खाएगा उसको उसमें जाएगा उसका वायरस, और जब हम खाएंगे तो उसमें होगा। जो सेकेंड कंडीशन है कि इंसान से इंसान में भी ये फ्लो हो रहा है, कि बाय द कांटेक्ट, बाय द वट एवर यू आर यूजिंग, आई एम गोइंग टू यूज, अगर सेम चीज वो है और उसमें वायरस का ट्रांसमिशन हाई है तो ये है। तो उन्होंने क्या किया है कि जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में ये पाया गया है, मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा है, और दूसरे नंबर कोझिकोड है, कोझिकोड कालीकट, जहाँ पे वास्को डी गामा आया था पहली बार। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा केस है, और ये मल्लापुरम है जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरला है। पीसीएस के लिए दैट इज इम्पोर्टेंट, मल्लापुरम द हाईएस्ट मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरला, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस, जितना भी केस पाया गया है कोझिकोड एंड द मल्लापुरम में ही पाया गया है। चीजें क्लियर हो रही है? दो तीन चीजें हैं जो पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी ये मेन इन्होंने अभी किया है कि इन्होंने कॉन्टेमिनेंट जोन बना दिया, जिस भी एरिया में हो रहा है उस एरिया में ये रिस्ट्रिक्शन लगा दे ले रहे हैं कि जो आपका मास्क लगाना है, कांटेक्ट कम कर देना है, स्कूलें स्कूलें बंद करवा दी गई हैं, कि ताकि पब्लिक जो भी प्लेसेज है वहां पे भी बैन कर दिया है इकट्ठा होने से लोगों को, खासकर इन दो डिस्ट्रिक्ट में कोझिकोड एंड मल्लापुरम। वैट मेन कैरियर, ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट सिक्रेशन से भी आ सकता है, एक्सक्रीशन से भी आ सकता है, बाय द यूरिनेशन एंड डिफरेंट प्रोसेस। हमारा जब ड्रेनेज से जाएगा और वो अगर वाटर के थ्रू हमारे फिर से कहीं से हमने उसको पानी पी लिया
तो देयर इज द केसेज। सिक्रीशन का मतलब हमारी बॉडी से जैसे पसीना निकला, हमें आपका नोज रनिंग है, इस केस में भी इसके फैलने के केसेस है। ओके, क्लियर हो रहा है ये सब चीजें? काफी इसमें डेथ के केसेज मैक्सिमम है, जो भी मोर्टेलिटी रेट हाई है। मोर्टेलिटी रेट का क्या मतलब हुआ? मरने का जो चांसेज है, अगर आपका वो वायरस से अटैक हुआ तो उसमें डेथ के चांसेस ज्यादा है। क्लियर? लास्ट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू कवर फ्रॉम द टुडेस न्यूज इज द दिस: इन स्पाइट द स्पाइक इन द इंडियन ट्रेड डेफिसिट ए वरी। अभी हमने देखा है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो कम हुआ है, लेकिन जो इंपोर्ट है दैट हैज बीन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड द इंपोर्ट। वही होगा ट्रेड डेफिसिट। इंडिया का कंटिन्यूअसली 2 महीने में जो है वो इंक्रीज हुआ है। ओके, डिस्पाइट द चाइनीज इकोनॉमी अभी स्लो हो रहा है, फिर भी हम अपना डिमांड नहीं बना पा रहे हैं इनटू द मार्केट। दैट इज द अदर केस। ओके, मेन जो हमारा इंपोर्ट का आइटम है क्या हो सकता है? एक तो होगा कि क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि क्रूड ऑयल का जो रेट है वो कम हुआ है, फिर भी हम उसको एक तरीके से अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। क्रूड ऑयल का रेट घटा इंटरनेशनल मार्केट में 6 बैरल पर डॉलर, पर यह है कि हमारे जो डिमांड है फॉर दैट हैज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। एंड मेनली जो हमारा ज्वेलरी है, गोल्ड है, इसका भी हमारा इंपोर्ट ज्यादा आता है, कंजप्शन ज्यादा है। तो इस सब कारण हमारा जो ये है, इंपोर्ट है ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। उसके सिवा जो हमारा बीच में हमने अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट बना रहे थे, जैसे चाइना का एक मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, पहले चाइना डोमिनेटिंग था, लेकिन वहां पे होता है कि एक लेवल पे पहुंचने के बाद वहां के लोग एक लेवल तक अमीर हो जाते हैं, फिर एक निश्चित जो वेज होता है, एक फिक्स वेज होता है, उससे नीचे वो काम नहीं करते। जैसे गरीब एरिया है, आप वहां पे पहले जाएंगे तो लोग 200 रुपए में भी एक दिन में काम करना स्टार्ट कर देंगे। पर जब लोगों को 300-400 नॉर्मल अगर तनख्वाह हो जाए, अगर 5 साल बाद वो कंटिन्यूटी में दे दे और वापस आप 300 भी दीजिएगा तो उनको कम लगेगा, क्योंकि आपने उनका लेवल 700 तक बढ़ा दिया। स्टार्टिंग में 200 से 700 जाने में आपका मार्केट जो प्रोडक्शन होगा चीप रेट पे होगा, लेकिन अब जब 700 से कम नहीं होगा तो मार्केट का जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो कम होगा। आपने लेबर कॉस्ट हाई करा दिया ना। तो चाइना का लेबर कॉस्ट पहले स्टार्टिंग में लो था, लेकिन अब कंटिन्यूअसली ड्यू टू द कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग उनका जो ये वेज रेट है वो हाई हो गया है। तो ऐसे में इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट था वो ग्रो कर रहा था, क्योंकि हमारे वहां अभी भी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, सस्ते रेट पे लोग काम करने को तैयार हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी भी जो इंटरनल इनपुट्स है वो हम उतने तरीके से अपने वहां नहीं माइनिंग कर पा रहे हैं, तो हमारी डिपेंडेंसी बाहर से है, तो सप्लाई हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ये भी एक रीजन है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जो चाइना वैकेट कर रहा है जगह, वो हम उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज द ऑल अबाउट दीज थिंग्स। ओके।